आज की क्लास में हम लोग आर्मी जीडी के कुछ सॉल्व पेपर सिंपल पेपर देखने वाले हैं जो पिछले बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये इंडियन आर्मी का जो पेपर हुआ था पिछली बार वही पेपर है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस करते हैं। तो इंडियन आर्मी के जितने भी पेपर आए हैं उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो इंडियन आर्मी है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं और आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। काफ़ी टाइम होता है कि आप 2 बार पेपर को देख सकते हैं अगर स्पीड से करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। ठीक, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है यहाँ पे श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो 1 मई 1919 में स्थापना होती ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो ये जरूर जानते होंगे असहयोग आंदोलन किससे जुड़ा है? गांधी जी से। तो कब ये शुरू किया गया था? तो ये 1919 में, असहयोग आंदोलन। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। असहयोग ये आंदोलन हर बार पेपर में पूछा आता है। अगला है कयाक। यह हिंदी में लिखा है कयक, इनमें किससे संबंधित है? अब ये कयाक आप याद रखेंगे। कयाक, कयाक क्या चीज होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज, हथियार। तो कयाक क्या होता है कि एक प्रकार से आपने ये देखा होगा, जैसे ये चीज है और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये लिए इसको चलाता है। अब ये क्या चीज है? नाव। तो ये पानी में अकेले आदमी जो तैरते रहते हैं ये लेके, इसी को बोला जाता है कयाक। यही कयाक है, इसे कहते हैं कयाक। तो कयाक एक प्रकार की क्या होती है? छोटी नाव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया है कि नासिक किस नदी के तट पर है? नासिक। तो नासिक में एक कुंभ मेला लगता है, किस नदी किनारे लगता है? नासिक में लगता है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो पूछा गया नासिक किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रशिक्षण जहाज। इससे पहले एक INS विक्रमादित्य था, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, 2008 के बाद वो हट गया था शायद। तो यहाँ पे वर्तमान में इसका आंसर हो जाएगा INS तरंगिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? INS तरंगिनी। जल प्रशिक्षक जहाज है। करंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? तो अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में बहती है, ब्राजील के जंगलों में। अमेजन सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है विश्व का, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लंबी तो नहीं कहेंगे, बड़ी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अमेरिका में। अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? भारत की आधिकारिक भाषा।
दस्तावेज, शेड्यूल, हिंदी में लिखा है लेकिन आप इंग्लिश से पढ़ ले। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब है अनुसूची। कौन सी अनुसूची? किस अनुसूची में लिखा है भारतीय भाषाओं के बारे में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। अनुसूची 8 में है भारत की प्रमुख भाषाएं। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और 8 में है भारत की भाषाएं। कितनी होती हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? भारत में सबसे लंबी नदी, भारत में पूछा जाएगा, भारत में या भारत की? तो भारत में एक ही सबसे लंबी नदी बहती है, उसका नाम है गंगा। गंगा ही सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। वैसे नर्मदा सबसे, इनमें से सबसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से सबसे लंबी नदी है तो नर्मदा बताएंगे, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी कौन बहती है? तो गंगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना की जो कमांड हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ कमांड इन इंडियन आर्मी। तो इसमें कमान कितने हैं तो आपको हम बता दें। सबसे पहला कमान है जिसका नाम है उधमपुर। लिख लो आप, उधमपुर। उधमपुर है। दूसरा पड़ता है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तीसरा पड़ता है शिमला। चौथा पड़ता है लखनऊ। पांचवा है जयपुर। छठा है पुणे। और सातवां है कोलकाता। इस तरीके से इतने कुल आर्मी के कमांड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। पहला है कौन सा है? उधमपुर, चंडीगढ़, शिमला, लखनऊ, जयपुर, पुणे और कोलकाता। कुल 7 कमान है इंडियन आर्मी की। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट का पता है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये 1936 के आसपास बना था। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका एक नाम और भी है, सब उससे पहले हैली नाम था और वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा। जिम कॉर्बेट का वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी पहले जान लो। सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और यहाँ पे मुद्रा चलती है रियाल। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? करेंसी रियाल। रियाद राजधानी, रियाल मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, सबको पता है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला गवर्नर यही थी। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, यूपी की। और विजय लक्ष्मी पंडित से क्वेश्चन पूछा था है कि योनो में, यूएनओ, योनो में ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एकमात्र योनो की पहली महिला अध्यक्ष। योनो की नहीं, योनो में जो महासभा, महासभा के अध्यक्ष। योनो में महासभा की पहली अध्यक्ष कौन रह चुकी है? एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पे एक गाइड पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण काफी बार पूछा गया है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। ये सभी सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। अगला, अगला क्वेश्चन है
पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके? इसी लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में स्थापना होती है मुगल साम्राज्य की। अगला है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया मलेरिया किससे होता है? जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है मलेरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक, मलेरिया मच्छर काटने से होता है और वाहक, वो तो वाहक होता है लेकिन होता किससे? प्रोटोजोआ से। मच्छर एक वाहक है ले जाने वाला प्रोटोजोआ को, और होता किससे? प्रोटोजोआ से। मलेरिया की दवा पूछी जाती है, दवा। मलेरिया की दवा क्या होती है? दवा का नाम है कुनैन। कुनैन से होती है, और कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है मलेरिया। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? कुनैन। अगला क्वेश्चन, अगला है, बांझपन विरोधी विटामिन का नाम क्या है? बांझपन विरोधी विटामिन। बांझपन जिसको होता है तो उसको रोक क्या करते हैं? टोकते हैं। तो टोकोफेरॉल। टोको, लोगों को टोको, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई। जिसको बांझपन होती है लोग टोकते हैं, तो टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या होता है? कार्य का फॉर्म कार्य किसे कहते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा थीटा नहीं है तो एफ एस हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन, ये देखिए वही क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो अभी बताया था कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती कुनैन। और किसमें यूज किया जाता है इसको? तो मलेरिया में। अगला क्वेश्चन है, अगला सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? ऑप्शन, हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप। सिस्मो एक ग्राफ होता है जिसमें रिएक्टर स्केल लगा होता है, तो उसमें नापा जाता है भूकंप। हवा की गति नापी जाती है एनीमो माइनोमीटर से। बारिश किस पे नापी जाती है? रेन गेज से। रेन गेज, एक रेन गेज होता है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोडा वाटर तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? सोडा वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडा वाटर। सोडा वाटर का मतलब है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, अब आपको याद हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल किया जाता है सोडा वाटर तैयार करने में। कोल्ड ड्रिंक बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है, विद्युत प्रवाह किससे नापा जाता है? विद्युत प्रवाह, अब विद्युत प्रवाह का मतलब है विद्युत धारा किससे नापी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा जाता है, कितना वोल्टेज आ रहा है, विभव। ठीक, एनीमोमीटर एक होता है। देखिए अगला, इसके बाद है प्राथमिक रंग। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राइमरी कलर कौन होता है? प्राइमरी कलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाल, दूसरा हरा, और तीसरा होता है नीला। लाल, हरा और नीला किस आंसर में है? तो लाल, हरा और नीला, इसका आंसर हो जाएगा पहला। इनको याद रखना, लाल, हरा, नीला प्राइमरी कलर होते हैं। इन्हीं का उपयोग करते हैं टीवी में। जो टीवी देखते हैं, टीवी, उसमें प्राथमिक रंग ही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है,
निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ना पावर हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? समन्वय मानव शरीर में जितने भी शरीर को नियंत्रित कौन करता है? तो जैसे कोई काम करना है तो उसके लिए मानव शरीर वैसे नियंत्रित करता है ब्रेन नियंत्रित करता है मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क तो ऑप्शन में मस्तिष्क जब कंट्रोल करता है किस विधि से कंट्रोल करता है? तो मस्तिष्क शरीर में हार्मोन छोड़ता है और हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हवा में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में 0.03% पाई जाती है। अब इसका ये तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आप आंसर बताएंगे 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितने पाई जाती है? CO2। CO2 गैस प्रदूषण रहित गैस होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन हरित ग्रीन हाउस गैस होती है, इससे तापमान वायुमंडल का ताप बढ़ता है, तापमान बढ़ता है वायुमंडल का इससे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी के क्या होते हैं इसमें? गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में मांसपेशी कितनी होती है? मसल्स, पूरे शरीर में मसल्स कितने होते हैं? तो 639 कितने होते हैं? 639। इसको याद रखेंगे। मनुष्यों में मसल्स कितने होते हैं? 639। अगला किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। तो छोटी इकाई क्या होती है किडनी में? तो जो किडनी होती है मतलब वृक्क होता है, वृक्क। वहाँ पे जहाँ पे यूरिया क्षमती है तो उसकी मौलिक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है। किडनी की मौलिक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन किसकी मौलिक इकाई होती है? तो न्यूरॉन होती है मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन की मौलिक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। हाँ न्यूरॉन। नेफ्रॉन किसकी होती है? किडनी की। ब्रेन की क्या होती है? न्यूरॉन। इसके बाद फेफड़े होते हैं, फेफड़े। फेफड़े की मौलिक इकाई क्या होती है? कूपिका। कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं, फेफड़े में कूपिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? दूध से दही बनना। दूध का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक लैक्ट शब्द जुड़ा होगा, लैक्ट। अब लैक्ट किसमें है? तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला मैथ के क्वेश्चन है कुछ, देखिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना, तीसरा अनुपाती। 9 और 25 का मध्य अनुपाती के मध्य अनुपात कितना होगा? इनका मध्य अनुपाती निकालना है और इनका तृतीय अनुपाती निकालना है। तो पहले हम तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। 12 30 को 2 बार लिखेंगे और उसके बाद x। अब यहाँ पे बाहर वालों को गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 900 बराबर 12x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटे में 12, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। इसमें कितना आएगा? 75। और इसका मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती मतलब अंडर रूट के अंदर 9 × 25, 25 9 ये 225 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। मध्यानुपाती होगा, इसका अनुपात पूछा गया है। तो 75/15 कितना हो जाएगा? 15 के 15, 15 × 75 कितना हो जाएगा? 5/1। 5/1 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष यह काम कितने दिन में कर पाएंगे। M1 D1 लगा देना, M1 D1 M2 और D2 निकालना है। तो 36 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 कितने घंटे में करेंगे, D2 निकाल लेंगे। तो 36 इंटू 25 बटे में 15 बराबर D2। 5 से 15, 5 से काटेंगे 5, 3 के 3, 3 से 12, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इनके वर्गों का योग निकालना है। तो पहले औसत निकालना है, तो पहले योग निकालेंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ये फार्मूला होता है योग का। और इसमें रख देंगे योग, पहले निकालेंगे तो n का मान कितना होता है 7, 1 से लेकर 7 तक संख्या लिखेंगे जो लास्ट में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये n का मान होगा, यहाँ रख देंगे 7, 7 1 8, फिर 7 2 14, 1 15 हो जाएगा बटे में 6। औसत निकालना है तो यहाँ पे 7 से फिर भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3, 2 से कर देंगे 4, 3 5 15, तो 5 चौको 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन, हल करें इसको। तो यहाँ देखिए 343 3 बार गुणा किया गया है, 113 को 3 बार गुणा किया गया है, और फिर यहाँ पे बटा का साइन लगा है, फिर यहाँ पे 2 बार है, फिर ये 2 बार है, और ये एक एक बार गुणा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये है, अगर इसको हम 343 को 1 मान लें, ए, इसको क्या मान लें, तो ये ए क्यूब बनना है, ये बी क्यूब बनना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन प्रश्नों में पता है क्या होता है, ऊपर वाले का फार्मूला खोल देंगे तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सेम संख्या ऊपर नीचे होती कैंसिल हो जाती, बचता है ए माइनस बी, तो आंसर होता है ए माइनस बी। अब एक मतलब 343 माइनस 113, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 230, 230 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ये दिया है 680621 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन संख्या जोड़ा जाए कि इसमें पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इसका आपने एक लॉन्ग मेथड जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, देखो अब इसकी एक लॉन्ग मेथड होता है जिसमें हम कैसे निकालते हैं 68061, इसको हम ऐसे करके निकालते हैं, यहाँ दो दो पेयर बनाते हैं, और यहाँ पे लास्ट में लेके आते हैं तो माइनस में होता है, कम पड़ता है, तो यहाँ पे हम उसी को जोड़ देते, जितना कम पड़ता है उसी को जोड़ देते हैं, पूर्ण वर्ग बन जाता है। लेकिन उसके अलावा भी ये पेपर करने काफ़ी टाइम लगता है, इसके हम शॉर्ट मेथड भी जानते हैं कुछ। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 680625। अब यहाँ पे 5 है, और 5 से पहले अगर 2 आता है तो हमेशा लगभग परफेक्ट स्क्वायर बनता है।
अगर हम 5 जोड़ते हैं यहाँ पे तो लास्ट में कितना आएगा 6। 6 से पहले यहाँ पे कोई विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना 2 हो रहा, तो ये 6 ये तो हो नहीं सकता। अगर 6 जोड़ते हैं तो 7 होएगा, और 7 किसी भी लास्ट में 7 है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी नहीं होगा। 8 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 629। 629 तो 629 तो हो नहीं सकता है। यहाँ अगर इसके बाद डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ पे इनके अंकों का योग कितना हो रहा है 27। 27 मतलब 2 + 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9। 9 अगर हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। और नहीं तो इसका भाग में से हम निकाल लेते हैं, जिसको भाग विद्या आता है वो भी निकाल सकता है, जिसको डायरेक्ट आता है वो भी निकाल लेगा ट्रिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र से दुगनी होगी। गुना में बताया गया है 10 वर्ष में ए की जो उम्र होगी और 10 वर्ष पूर्व की ए की उम्र की दुगनी होगी। अगर ए की अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, ए अभी बी से कितना है 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की उम्र बताना है। ए अभी भी ए की उम्र कितनी है और बी की उम्र कितनी है। ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा x + 9। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र की 10 वर्ष पूर्व की उम्र से दुगनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब इसकी 10 बढ़ा दो और इसकी 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा x + 19, इसकी हो जाएगी x - 10। अब इसमें संबंध क्या बताया गया है कि बी की 10 वर्ष पूर्व, बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी, ये दुगनी है इससे, तो बराबर कब होगा जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 39। तो x किसकी मानी थी हमने बी की, और बी की उम्र ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, इसको अच्छे समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। √2 इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे √2 है, करनी में 3, √3 है, करनी में 4 है और 4 है। इसमें बताना सबसे बड़ी कौन है। तो इसके लिए हमने बताया था कि जो करनी में लिखा है 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 मानते हैं। ये कितना मानते हैं 2 मानते हैं। इनकी संख्या बराबर कर दो। तो इनको बराबर कैसे करते हैं, तो 4 3 और 2 का लासा ले लेंगे, तो लासा कितना हो जाएगा 12। हमको करनी में सब जगह 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से। इस वाले में 2 में 6 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, और अंदर 2 की घात 6 लगा देंगे। इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, और 3 घात 4 लगा देंगे। इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और 4 घात 3 लगा देंगे। अब सबकी करनी में 12 है, 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 64। यहाँ करनी में 12 है, 3 की घात 4, तो 3 तरफ का 9 तो 27, यहाँ 81 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपका 81। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये। ठीक, करनी बराबर कर लेते हैं, बाकी अंदर जो नंबर बड़ा होगा वही आंसर बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे द क्यूब रूट ऑफ 62, 62 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। 62 का घनमूल निकालना है, 62 का घनमूल निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं,
तो जो इकाई अंक होता है उसकी पावर लगा देते हैं 3। 1 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद 3 नंबर काट देते हैं। एक ऐसा नंबर बताना जिसका क्यूब करें, घन करें तो 9 से बड़ा ना हो। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का ही क्यूब होता है इससे छोटा, तो 2 यहाँ लिख देंगे, मतलब 21। 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6, ये लिखा है 6.46 का आंशिक रूप फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, फ्रैक्शन भिन्न में लिखना है। तो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 646, नीचे कितना हो जाएगा 100। ये इसका आंसर हो जाएगा 646, नीचे कितना हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भिन्नों का मासा निकालना है। तो जब भी मासा निकालना होता है तो ऊपर वालों का मासा निकालते हैं, ऊपर वालों का मासा, नीचे वालों को क्या निकालते हैं, लासा। तो जैसे यहाँ पे ऊपर कितना है, 2 है, इसमें 8 है, 64 है और 10 है। इनका मासा निकालना है, 2, 4, 2, 8, 64 और 10 का मासा। वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको काट दे, 2, 8, 2, 8, 64 और 10 का, 2, 8 और 64 और 10 का तुमको मासा निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, जैसे 10 है, 10 को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 2 × 5, 5 से 64 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से 10 भी कटेगा, 64 भी, 8 भी, 2 भी, तो इसका ऊपर वाले का मासा 2 हो जाएगा। अब लासा निकालना है, तो 3, 9, 81, 27 का लासा निकालना है। तो 3 के पहाड़े में 81 आता है, 27 के पहाड़े में भी 81 आएगा, 9 के पहाड़े में भी 81 आएगा, तो लासा कितना हो जाएगा 81। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/81, 2/81। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालना है और मीटर में निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, 4 इंटू समय होता है। तो 4 कितनी है, 108, इसको मीटर पर सेकंड पहले चेंज कर लो। दूरी अगर निकालना है तो मीटर पर सेकंड में, छोटी में चेंज करना है तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, और फिर समय कितना लगता है 15 सेकंड। 18 के 18, 18 छंग 1806, 4 पंचे 30, 30 इंटू 15, तो 15 तियाँ 45, कितना हो जाएगा 450, 450 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज पे, वह राशि क्या है। अब मूलधन और साधारण ब्याज कहा गया है कि जो मूलधन होगा उसका आधा ब्याज हो जाएगा। अगर मूलधन x मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा x/2। अगर इनको हम फार्मूले में रखेंगे तो एक तरफ रखेंगे x/2, दूसरी तरफ रखेंगे x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। ब्याज भी दिया है, समय भी दिया है, तो कुछ निकालने के लिए इसमें बचेगा ही नहीं, और ना ही इसको इन ऑप्शनों से भी कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्याप्त जानकारी, डाटा, ये जानकारी अधूरी है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है। अगला, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी परिधि में क्या होगा। कोई वृत्त होता है, वृत्त की त्रिज्या r होती है, r में 75% की वृद्धि करना है, तो परिधि होता है 2πr। r यहाँ भी है, r यहाँ भी केवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75% ही। अगर यहाँ r होता, यहाँ r स्क्वायर होता तो हम 75 और 75 2 बार लेके निकाल लेते, लेकिन r है, यहाँ भी r है, स्क्वायर तो है नहीं ना, क्यूब है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 75% ही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, तो थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। अब ये एक tan में किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका।
अगला है गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो जैसे एक घुमावदार गोलार्ध होता है, गोलार्ध मतलब जैसे गोला होता है, गोला, गोले का आधा कर दिया जाए तो ये जो एरिया होता है उसका क्षेत्र निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन इसका केवल यही क्षेत्र पूछा गया है, पूरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा गया। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। 2πr² इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2πr²। देखिए 4πr² होता है संपूर्ण पृष्ठ, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पूछेंगे तो 3πr² होता है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा गया, कर्व सरफेस एरिया, केवल घुमावदार ही पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr²। तो ये टोटल इंडियन आर्मी में केवल 50 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको एक घंटे में करने होते हैं। अगर आप काफ़ी स्पीड से करेंगे तो कम से कम 2 बार ज़रूर पेपर को देख सकते हैं, इतना ईजी पेपर आता है। ज़्यादा पेपर में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार अपना सिलेबस अच्छे से पूरा कर लेंगे तो ये काफ़ी ईजी पेपर है। 50 क्वेश्चन कर सकते हैं आप चाहे तो, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली पेपर में। तो इस बार अगली बार हम SSC GD का पेपर लेके आएंगे, SSC GD का क्वेश्चन पेपर कराएंगे पूरा। पहले मैथ कराएंगे, फिर GS अलग कराएंगे, फिर रीजनिंग अलग कराएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए SSC GD का मैथ, GS, रीजनिंग अलग अलग कराएंगे और हिंदी का भी कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी का।